अगर एपॉक्साइड्स के पास बहुत ज़्यादा रिंग का एंगल का खिंचाव हो, यानी कि एंगल स्ट्रेन मौजूद हो, तो ये रिंग खुलने की तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करते हुए एपॉक्साइड्स की रिंग खुलने या रिंग ओपनिंग के रिएक्शंस देखेंगे। पहले मरहले में हम एपॉक्साइड में ताकतवर न्यूक्लियोफाइल शामिल करेंगे और दूसरे मरहले में हम इसमें प्रोटॉन का जरिया शामिल करेंगे। न्यूक्लियोफाइल इसकी रिंग को खोल देगा और जब इसे एंटी फैशन में शामिल किया जाएगा तो OH यहाँ पर बन जाएगा। रिजियोकेमिस्ट्री के हवाले से बात करें तो न्यूक्लियोफाइल सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में शामिल होगा, यानी कि ये यहाँ मौजूद इस कार्बन पर शामिल होगा। अगर हम वापस चलें और उल्टे हाथ पर अपने एपॉक्साइड को देखें तो ये रहा ये वाला कार्बन। ये कार्बन दूसरे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो लाजमी तौर पर ये सेकेंडरी कार्बन होगा, जबकि सीधे हाथ पर मौजूद ये कार्बन दूसरे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये लाजमी तौर पर टर्शरी कार्बन हुआ। लिहाजा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा ताकतवर न्यूक्लियोफाइल सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कार्बन पर हमला करेगा, जो कि ये उल्टे हाथ पर ये वाला कार्बन है। चूंकि हाइड्रोजन इस बड़े R ग्रुप से कम जगह लेता है तो यहां इसकी यही रिजियोकेमिस्ट्री है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एंटी एडिशन हो रहा है ताकि रिंग की एंटी ओपनिंग कर सके और ये हमारे मुमकिन कायरलिटी सेंटर्स पर असरअंदाज भी होगा। हम इसे बाद में मुख्तलिफ मिसालों में देखेंगे। अब चले ताकतवर न्यूक्लियोफाइल की चंद मिसालें देख लेते हैं। तो ताकतवर न्यूक्लियोफाइल के लिए आप एल्क ऑक्साइड एनाइन जो कि यहाँ मौजूद है, इस तरह का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये कार्बन नाइन्स का एक जरिया होता है। तो हमारे पास इस तरह से ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज है। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे ये RMGBr भी लिख सकते हैं। हाइड्राइड खुद ताकतवर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, लेकिन अगर ये हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा हो तो तब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। तो चले हम ये दिखाते हैं कि हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है। तो अगर हम इसे यहाँ पर बनाते हैं तो एल्यूमिनियम पर -1 फॉर्मल चार्ज होगा, लिथियम पर इस तरह से +1 फॉर्मल चार्ज होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ताकतवर न्यूक्लियोफाइल का एक जरिया होता है, लेकिन बजाते खुद हाइड्राइड ताकतवर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। फिर ताकतवर न्यूक्लियोफाइल में हाइड्रोजन सल्फाइड एनाइन या हाइड्रोसल्फाइड एनाइन भी शामिल है। अब चलें अल्कोहल बनने के मैकेनिज्म पर नजर दौड़ाते हैं। तो हम एक बार फिर यहाँ एपॉक्साइड से शुरू करेंगे और जो एपॉक्साइड हमारे पास पहले मौजूद था हम इसी एपॉक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे पास R प्राइम होगा, फिर R डबल प्राइम हमसे दूर जा रहा होगा, हाइड्रोजन हमारी तरफ बाहर आ रहा होगा और R ग्रुप इस तरह से हमसे दूर जा रहा होगा। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क के बारे में सोचें तो मैं जानती हूँ कि ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान मौजूद इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकल जाएगी तो इस पर अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन हमारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा। फिर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर और -1 फॉर्मल चार्ज होगा। तो इसके पास दो ऑप्शंस मौजूद है भाई, या तो ये उल्टे हाथ पर मौजूद कार्बन पर हमला कर सकता है या ये सीधे हाथ वाले कार्बन पर हमला कर सकता है। अब चूंकि ये ताकतवर न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN2 मैकेनिज्म से गुजरेगा, यानी कि ये उल्टे हाथ वाले कार्बन पर हमला करेगा। एक बार फिर बताती चलूं कि ये उल्टे हाथ वाले कार्बन के पास सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये हाइड्रोजन यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद चंद अल्काइल ग्रुप के मुकाबले में बहुत बड़ा नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल अब इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करेगा और जब ऐसा होगा तो ये इस ऑक्सीजन पर इन इलेक्ट्रॉन्स को धकेल देगा। चले अब इस न्यूक्लियोफिलिक हमले के नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट्स बना देते हैं। अब हम यहाँ एपॉक्साइड की रिंग तोड़ चुके हैं और अब हमारे पास ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स के इजाफी लोन पेयर्स मौजूद है, जिसकी वजह से इस पर -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। सीधे हाथ पर मौजूद इस कार्बन पर इन R ग्रुप्स में कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये अभी भी यहाँ इस तरह से मौजूद है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से अपना न्यूक्लियोफाइल शामिल कर दिया है और ये अब इस हाइड्रोजन को प्लेन की मुनासबत से ऊपर की तरफ धकेलेगा और फिर हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हमारा
आर ग्रुप मौजूद है। तो न्यूक्लियोफाइल को नीचे से हमला करना होगा, क्योंकि ऊपर वाला ऑक्सीजन और न्यूक्लियोफाइल सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन पर हमला करेगा। इससे ये होगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन एक दूसरे से मुखालिफ या एंटी शामिल होंगे। अब दूसरे मरहले में हम प्रोटॉन का जरिया शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। फिर हमें यहाँ एसिड बेस रिएक्शन मिलेगा, जिसमें एल्कोक्साइड पानी से प्रोटॉन ले लेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पर धकेलेगा। इससे हमें हमारा हतमी प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि अल्कोहल। तो यहाँ मेरे पास अल्कोहल होगा और फिर यहाँ हमारे पास आर ग्रुप्स भी मौजूद होंगे। तो मेरे पास आर प्राइम होगा, फिर आर डबल प्राइम। यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल शामिल हुआ है और हमारा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ गया है। हमारा आर ग्रुप अभी भी यहाँ पीछे मौजूद है। तो ये SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन है। चले अब एक सवाल करते हैं जिसमें कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री भी तो शामिल हो ना। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ ये मैकेनिज्म प्रोडक्ट्स की स्टीरियो केमिस्ट्री का तयन करता है। तो मैं अब यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ और मैं यहाँ पर अपने एपॉक्साइड को खला में अपनी तरफ बाहर आता हुआ बना दूंगी। फिर यहाँ ऊपर वाले कार्बन पर मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है जो कि खला में मुझसे दूर जा रहा है। तो ये मेरा रिएक्टेंट है और मैं यहाँ सोडियम एथॉक्साइड इस्तेमाल करने जा रही हूँ। हम यहाँ सॉल्वेंट के तौर पर एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम इस एपॉक्साइड को देखें तो यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री देखना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए दोबारा इस मॉलिक्यूल को बना लेते हैं और अब हम इसे मुख्तलिफ वेंटेज पॉइंट से देखेंगे। मैं इसे यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ देख रही हूँ। ऐसा करने से हमारा एपॉक्साइड इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर इस कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप मौजूद था जो कि रिंग की प्लेन की मुनासबत से नीचे की तरफ जा रहा था। फिर इस उल्टे हाथ वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद है। तो मेरा पहला मरहला ये था कि मैं अपने न्यूक्लियोफाइल की शनाख्त करूं, जो कि यहाँ जाहिर सी बात है कि एथॉक्साइड आयनाइन है। अब अगला हमें ये सोचना होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर हमला करेगा। मैं जानती हूँ कि यहाँ ऊपर वाला ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, या ये उल्टे हाथ वाले कार्बन पर होगा या ये सीधे हाथ वाले कार्बन पर होगा। अब अगर मैं ये सोचूं कि ये ताकतवर न्यूक्लियोफाइल का SN2 मैकेनिज्म है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कार्बन पर हमला करेगा, जो कि ये उल्टे हाथ वाला कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक हमला होगा। मेरा न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पर यहां हमला करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो चले इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ मेरे पास इस तरह से मेरी रिंग मौजूद होगी और अब यहाँ मैंने एपॉक्साइड रिंग को खोल दिया है और यहाँ ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स होंगे, जिसकी वजह से इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। यहाँ इस कार्बन पर अभी भी मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ जाता हुआ मौजूद है और मैंने इस कार्बन पर अपना न्यूक्लियोफाइल शामिल किया है। तो अब मैं यहाँ पर अपना ऑक्सीजन और फिर इस इथाइल को इस तरह से बनाऊंगी और मैंने यहाँ अपने हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ धकेला है। तो जब ये रिएक्शन अमल में आएगा तो हाइड्रोजन जो कि पहले रिंग की प्लेन की मुनासबत से नीचे की तरफ मौजूद था, ये अब ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ मौजूद है। अब मैं अपने आखिरी मरहले में इस एल्कोक्साइड को प्रोटोनेट करूंगी। इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर एथेनॉल से प्रोटॉन को ले लेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर धकेलेगा। यहाँ मैंने प्रोडक्ट के तौर पर अल्कोहल बनाया है। तो अब जब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बना रही हूँ तो अब मेरे पास OH मौजूद है और अभी भी यहाँ मेरे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि नीचे जा रहा है और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन और इथाइल इस तरह से मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को 2 डायमेंशनल डॉट स्ट्रक्चर के तौर पर बनाना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे देखूंगी। मैं इसे नीचे देखूंगी तो चले मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसे बना देती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी रिंग बनाऊंगी। ये रही मेरी रिंग। अगर मैं यहाँ मौजूद इस कार्बन को देखूं तो यहाँ ये OH मेरी तरफ बाहर आ रहा है, तो मैं वेज की मदद से इस OH को अपनी तरफ बाहर आता हुआ जाहिर करूंगी। फिर यहाँ इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप मुझसे दूर जा रहा है, तो ये मिथाइल ग्रुप मुझसे दूर जा रहा है, तो मैं इस मिथाइल ग्रुप को जाहिर करने के लिए यहाँ पर डैश बनाऊंगी। अब अगर मैं यहाँ मौजूद दूसरे कार्बन को देखूं तो यहाँ ऑक्सीजन और इथाइल ग्रुप मुझसे दूर जा रहे हैं। जाहिर है कि ये मॉलिक्यूल का ये वाला हिस्सा है, इसे मैं यहाँ डैश से जाहिर करूंगी। तो ये मेरी प्रोडक्ट है।
अब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो मैं इस ऊपर वाले कार्बन से शुरू करूंगी। इस कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप था जो कि हमसे दूर जा रहा था और ऑक्सीजन भी मौजूद था जो कि हमारी तरफ बाहर आ रहा था। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी यही चीज है जो हमारे पास पहले मौजूद थी। यहाँ भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप है जो कि हमसे दूर जा रहा है और फिर ऑक्सीजन मौजूद है जो इस तरह से हमारी तरफ बाहर आ रहा है। तो इस कार्बन पर तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वही है। अब अगर हम यहाँ नीचे इस कार्बन को देखें तो उल्टे हाथ पर ऑक्सीजन खला में हमारी तरफ बाहर आ रहा है और सीधे हाथ पर इस कार्बन पर ऑक्सीजन खला में हमसे दूर जा रहा है। तो यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन का उलट या इन्वर्जन देख सकते हैं। लिहाजा यहाँ हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से कॉन्फ़िगरेशन का उलट या इन्वर्जन मौजूद है। यहाँ हम वेज से डैश पर गए हैं और ये सब इस मैकेनिज्म की वजह से ही हुआ है। कायरलिटी सेंटर पर न्यूक्लियोफिलिक हमला हुआ था और हमें कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन मिली थी। चलें अब एक और ऐसी मिसाल करते हैं जिसमें ताकतवर न्यूक्लियोफाइल अपोक्साइड पर हमला कर रहा हो। इस दफा हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से शुरू कर रही हूँ। हम पहले से ही फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पर बना चुके हैं। पहले मरहले में हम इसमें इथाइलिन ऑक्साइड शामिल करेंगे जो कि सबसे सादा सा इपॉक्साइड है। दूसरे मरहले में हम इसमें हाइड्रोनियम शामिल करेंगे यानी कि H3O पॉजिटिव। ये हमारे प्रोटॉन्स का जरिया होगा, लेकिन ये दूसरे मरहले में होगा। आप इसे एक ही वक्त में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को देख रही हूँ तो मैं इसे या तो इस तरह से बना सकती हूँ या फिर मैं अपने कार्बन 9 की शनाख्त करने के लिए इसे दोबारा बना सकती हूँ। तो अब यहाँ क्या होगा कि मैग्नीशियम के मुकाबले में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान बॉन्ड में मौजूद ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर होंगे जिसकी वजह से इसके पास -1 फॉर्मल चार्ज होगा। तो अब हमारे पास कार्बन 9 मौजूद है और साथ में हमारे पास इस तरह से ये MgBr+ भी मौजूद है। ये न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह जब हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड होता है तो इसमें भी यही चीज होती है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। तो अब अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक हमले के बारे में सोचूं तो ये नीले इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियोफाइल होंगे। ये मेरे इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करेंगे और यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे धकेल देंगे। अब अगर मैं इस न्यूक्लियोफिलिक हमले के प्रोडक्ट्स बनाऊं तो यहाँ मेरे पास रिंग होगी और मेरे पास अब एल्कोक्साइड मिलेगा जो कि इस तरह का दिखाई देगा। इन नीले इलेक्ट्रॉन्स को नुमाया करना चाहिए तो नीले इलेक्ट्रॉन्स ने नया बॉन्ड बनाया है। यहाँ मौजूद ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इन नीले इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया है। इसी वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक्स बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं। अब यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब यहाँ मैं सीधे हाथ पर इन दोनों कार्बन को देख सकती हूँ, ये कार्बन और ये वाला कार्बन। ये वो कार्बन है जो कि हमारे इथाइलिन ऑक्साइड से इस तरह से आए हैं। तो आखिरी मरहले में ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये एल्कोक्साइड H3O पॉजिटिव से दूसरे मरहले में प्रोटॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर प्रोटॉन हासिल कर लेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर धकेल देगा। अब मैं इसकी प्रोडक्ट बना देती हूँ। एक बार फिर वही रिंग है। अब मैंने अपने अल्कोक्साइड को अल्कोहल बनाने के लिए प्रोटोनेट किया है। अब अगर इस अल्कोहल को नाम दें तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा। फिनाइल ग्रुप एथेनॉल से आ रहा है तो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2 फिनाइल एथेनॉल। 2 फिनाइल एथेनॉल गुलाब के फूल का एक खास जज्ब होने की वजह से बहुत मशहूर है। तो ये मॉलिक्यूल काफी ज्यादा गुलाब की तरह महकता है और खुशबूदार होता है, इसीलिए इसे परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। 2 फिनाइल एथेनॉल को बनाने का एक तरीका तो ये है, लेकिन इसको बनाने के बहुत से दूसरे तरीके भी मौजूद हैं और मेरे ख्याल से परफ्यूम की केमिस्ट्री बहुत दिलचस्प है।